नमस्कार। डीडी बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं के प्रति हिंसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और सन 2008 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने ये तय किया कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में यानी 16 दिनों के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, यानी महिला हिंसा का जो छोर है वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार से भी जुड़ता है। इसमें कई तरह की हिंसा जो है वो शामिल की गई, जो महिलाओं के उनके परिजन हिंसा करते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो महिलाओं की ट्रैफिकिंग होती है उसको भी शामिल किया गया, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को शामिल किया गया, यानी हिंसा के हर प्रकार को, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सब को इसमें शामिल किया गया। आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे और बता दें कि इस बार का जो थीम है महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का वो है यूनाइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रही हर प्रकार की हिंसा के प्रति एकजुट होना अब की बार का थीम है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं मधु श्रीवास्तव जी। मधु श्रीवास्तव जी पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, साथ ही वो सिटीजन सोसाइटी फोरम जो है, सिविल सोसाइटी फोरम जो है वो चलाती हैं, और साथ ही मेरे साथ शाइना परवीन जी हैं। शाइना परवीन जी हंगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, उसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, पंचायत लेवल पे महिलाओं के साथ काम करती हैं और साथ ही 14 से 18 साल की बच्चियों के बीच में, किशोरियों के बीच में भी काम कर रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा मधु जी आप ही से है कि जब हम महिला हिंसा की बात करते हैं तो आखिर इसका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। वो हमारे जीवन से भी जुड़ता है, संविधान से भी जुड़ता है, समाज से भी जुड़ता है, परिवार से भी जुड़ता है। आपके लिए उसका क्या मतलब है? और जब हम ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है तो ये साफ बात है कि हिंसा उन्मूलन होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है? ये तो सही है। हमारा देश जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे हम लोग हिंसा को ना करने के लिए हमेशा ही जोर देते हैं और हमारा मतलब हम लोग हमेशा अहिंसा ही पसंद करते हैं, हिंसा कभी नहीं पसंद करते। किंतु ये तो नियम ही बन गया है कि जो भी ताकतवर होते हैं वो कमज़ोर को सताते हैं। और महिला चूँकि शुरू में बहुत ही लाचार थी, अब तो थोड़ी पावर आ गया बहुत कुछ महिलाओं में, लेकिन पहले से ही महिलाएं थोड़ा फिजिकली भी थोड़ी वीक होती हैं या थोड़ा और फिनेंशियली भी वीक होती हैं। तो उन जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उसको एक ताकत मिल जाता है कि कमज़ोर को सताने का। और ये शुरू से ही देखा जा रहा है कि महिलाएं को इतना कमज़ोर घर में बंद करके रख दिया जाता है या किया जाता है, और हर तरह से उसको मतलब सबसे अलग हो जाती हैं। और अलग जब हो जाती है तो वो सोचती है बस जो है सो पति है और उसके अलावा उसका कोई दुनिया नहीं होता है, बस एक घर तक ही वो सिमट के रह जाती है। और उसके बाद घर के लोग ही जब उस पर अत्याचार करते हैं बात बात पे, कभी पैसे को लेके, कभी दहेज को लेके, कभी काम को लेके, कभी उसका बच्चा पैदा नहीं किया, बेटा पैदा नहीं किया उसको लेके, तो ये बहुत सारा चीज़ है जो घर में ही उस पर अत्याचार होता रहता है। और वो अत्याचार को बड़े आराम से हंसते हुए सहन भी करती है, बताती भी नहीं है किसी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पति क्या कर रहे हैं, मेरी सास, मेरी नंद या जो भी परिवार के लोग उनके साथ क्या करें। लेकिन कुछ समय में ये हिंसा इतना बढ़ गया कि बाद में उन लोगों ने महिलाओं को मार के ख़त्म ही कर देना शुरू कर दिया कि जैसे या तो जला के मार दो या आग लगा दो या जहर दे दो या काट दो, मतलब किसी भी तरह से मतलब उसको दुनिया से ही ख़त्म कर देने का वो लोग अब प्रयास करने लगे और करने भी लगे बहुत ज़्यादा। तो ये सब जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तब हमारे देश में इसके ऊपर एक बहुत ही कड़ा कानून बन गया, मतलब उत्पीड़न का 498A का, जिसमें कानूनों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी शाइना से भी ले लेते हैं। शाइना, इन्होंने मधु श्रीवास्तव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि अत्याचार होता है लेकिन आप उस हिंसा को पहचान नहीं पाते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती। और अगर आप थोड़ा सा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दें तो हमारे दर्शकों को थोड़ी सहूलियत होगी। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के साथ जिस भी तरह की हिंसा हो रही है उसके लिए एकजुटता की जो बात है वो दरअसल देखिए महिलाओं के साथ जो हिंसा है वो सदियों से हो रही है जी। ये हम सब जान रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एक बात रूल करने वाली आती है कि कोई एक स्वामी होगा जो जाहिर तौर पे दूसरा जो होगा वो उसको उसका दास होगा या मानने वाला होगा। तो गैर बराबरी की जो पूरी दुनिया चल रही थी इसमें
समय समय पर अलग अलग समय में अलग अलग देशों में आवाज़ उठती रही है। चाहे मजदूर आंदोलन महिलाओं ने किया हो, वोट के लिए मत देने का अधिकार का आंदोलन किया हो, अलग अलग तरीके से शिक्षा के अधिकार का आंदोलन हो, हर एक देश में ये हो रहा था। लेकिन जो आपने कहा कि जब 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस चीज़ को महसूस किया और 19 के दशक में 1991 के आसपास जब ये बात ये हो गई कि हम यौनिक हिंसा की बात और राइट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर या औरतों को विभिन्न रूपों के साथ जो हिंसा हो रही थी, जिसमें यौनिक हिंसा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उनकी पूरी शुरुआत औरत की होती है उनके शरीर से, तो यौनिक हिंसा का बहुत सारा रूप आने लगा था। तब ये हुआ कि अब ज़रूरी है कि दुनिया के तमाम लोग जो कि औरतों को और मर्दों को बराबरी की बात करते हैं वो एकजुट हों, और तब शुरुआत हुई कि अंतर्राष्ट्रीय एक पूरी एकजुटता दिखने लगे जब महिलाओं के साथ जितनी प्रकार की हिंसा होती है, औरतों और लड़कियों के साथ जितनी भी प्रकार की हिंसा है, गैर बराबरी है, क्योंकि गैर बराबरी, मानसिक दास्ता सारी हिंसा के ही रूप थे। तो उसके लिए एकजुट होने की शुरुआत हुई और 2008 से एक तरीके से पूरे देश में हर देश में इस बात को मानना शुरू किया कि कम से कम हम 16 दिन तक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम इस चीज़ को मनाएं कि औरतों के खिलाफ हमें किसी भी तरह का हिंसा मंजूर नहीं है। हिंसा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो उसे वो हम मंजूर नहीं करेंगे, और उसके लिए दुनिया के तमाम देशों को संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और उस देशों को अपनी कमिटमेंट दिखानी पड़ती है, जिसमें हमारा देश भारत भी है, कि हम महिलाओं के बराबरी के लिए, उनके हिंसा मुक्त जीवन के लिए अलग अलग तरीके के कानून बनाएंगे और उस पर हम अमल करेंगे। और उसी के तहत हमारे यहाँ जो बात मधु जी भी कह रही थी कि घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम आया, बाल विवाह अधिनियम संरक्षण अधिनियम आया, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की बात हुई, और 2013 आते आते जब 2012 में निर्भया जैसा घटना होती है देश में, तो हमारे पास जो आपराधिक घटना का जो है उसमें भी अमेंडमेंट आता है। और जो आप यौनिक हिंसा की बात कर रही हैं, तो माय बॉडी माय चॉइस, यानी मेरा शरीर है और उसमें जो सहमति होगी वो मेरी होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो है वो पूरे महिला आंदोलन में जो है वो माना गया। मधु जी, आप चूँकि वकील भी हैं पटना हाई कोर्ट में, हम थोड़ा सा कानूनों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हिंसा से निजात पाने का एक बहुत ही कारगर तरीका जो है वो कानून है, और सरकार भी उस पर लगातार काम करती रहती है, सिविल सोसाइटी भी काम करती रहती है, तो उसमें आप थोड़ा सा बता दें कि कानून कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। बहुत सही बोली कि जिस तरह से पहले भी कानून थे हमारे देश में, लेकिन कानून एक अलग है और हिंसा तो चल ही रहा है शुरू से ही, जो कभी कम नहीं हो रहा था। लेकिन बीच में जब हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार ने उस कानून को अमेंडमेंट करके हमेशा उसमें सुधार करके उसको और कड़ा बनाया, महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाया कि महिलाएं सुरक्षित हो सके। जैसे पहले भी दहेज के नाम पे औरतों पे जो अत्याचार होता था, तो पहले भी था, लेकिन जब देखा बहुत अत्याचार बढ़ गया तो फिर हम लोग का कानून में अमेंडमेंट करके हम लोग का नया जो कानून बना 498 का, तो जिसके तहत महिलाओं को इतना पावर मिल गया कि महिलाओं के साथ कोई भी किसी भी तरह का परिवार में मारपीट, दुर्व्यवहार या उसके साथ यातना देना या किसी भी तरीके से उसको कष्ट देता था, तो इसमें महिलाएं अपना कंप्लेन करती थी और इसमें नॉन अवेलेबल था। इसमें बस एक बात और जोड़ दें कि जब दिल्ली में बर्निंग किचन्स के मामले, यानी रसोई घर के अंदर दुल्हनों को जलाने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब वहाँ पर महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया जिसकी आग या जो पूरे देश में फैला, और उसके बाद ये अमेंडमेंट जिसका मधु जी जिक्र कर रही थी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, तब पहले था, लेकिन ये बाद में अमेंडमेंट करके एक गैर समय उसको और मजबूत बनाया गया, और ये अब इतना मजबूत हो गया, महिला इतनी सशक्त हो गई इस कानून के तहत कि अब उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करती हैं या कोर्ट में जाके कंप्लेन करती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस पे उन लोग का एक्शन होता है और तुरंत होता है। और इसमें मतलब अच्छा सजा का प्रावधान है। अगर प्रूफ हो जाता है कि ये वाकई महिला को बहुत सताया तो मिनिमम 7 साल का तो सजा हो ही जाता है, और उसमें अगर ज़्यादा महिला को नुकसान होता है तो ज़्यादा भी सजा मिलता है। और उसी तरह से फिर बाद में जैसे बहुत सारी अब पढ़ी लिखी लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी जो लेबर है, कोई दाई है, कोई मतलब हर तरह का जो काम है अलग अलग जगह पे जो काम करती है, और उस काम के जगह पे भी जब उन लोग के साथ कुछ अत्याचार होता है, जैसे वो मतलब कोई बात बोलना या कुछ उसको टच करना या कुछ गलत तरह का बिहेवियर करना,
तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्ट एक हमारा यहाँ बन गया और इसके तहत भी महिलाएं अब कंप्लेन करने लगी और इस कंप्लेंट्स को भी मजिस्ट्रेट सुनते हैं और इस पे कड़ा एक्शन अब होता है और उन लोग को सजा मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल उसको शरीर को मतलब रेप जैसा ही बात हो या कुछ और हो, मतलब आप शरीर को टच भी करते हैं या उसको कुछ बोलते भी हैं गलत बात या उसको कुछ गंदा मतलब दिखाते भी हैं, तो वो भी हिंसा में आने लगा और मतलब जो महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती है, पसंद नहीं कर सकती, वो सब कुछ हिंसा में आ गया। तो ये सब के खिलाफ महिलाएं कंप्लेन अब कर सकती हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। हाँ, जिसकी बात मधु जी कर रही हैं वो दरअसल विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्यस्थल पर जो हिंसा होती है वो बनी और उसके तहत हर कार्यालय को इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना बहुत ज़रूरी है और कोई भी महिला वहाँ जाकर के शिकायत कर सकती है। शिकायत के 3 महीने के दौरान वो छुट्टी भी ले सकती है या ट्रांसफ़र भी मांग सकती है ताकि जो केस है उसको इन्फ्लुएंस या उसको प्रभावित नहीं किया जा सके। और घरेलू हिंसा कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा शाइना हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं क्योंकि आप पंचायत लेवल पे भी काम करते हैं और घरेलू हिंसा कानून में हिंसा की जो परिभाषा है उसको बहुत व्याख्यायित किया गया, यानी उसको बहुत एक्सपैंड किया गया। घरेलू हिंसा कानून इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए देश भर से महिलाओं से मंगाया गया कि आखिर वो हिंसा की श्रेणी में किन किन चीज़ों को रखती हैं। शाइना। बिल्कुल, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जब ये आया तो इससे पहले ये माना जाता था कि घर के 4 दीवारी के अंदर आप औरतों के साथ कुछ भी कर लो वो हिंसा नहीं है और औरत आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई आपके ये पब्लिक इशू नहीं है। तो जब ये जब संरक्षण अधिनियम आया 2005 तब ये बात भ्रम टूटा लोगों का कि नहीं, देश को ये हक, देश की ये जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक की, वो औरत ही क्यों ना है, क्योंकि औरत जो है देश की नागरिक है, समान नागरिक है, उनकी संरक्षण और सुरक्षा देना। इसके तहत क्या हुआ कि हम हिंसा के अलग अलग प्रकार थे जो 4 दीवारी में सिर्फ पति और पत्नी के रिश्ते या अलग अलग रिश्तों में बांध कर हटा दिए जाते थे, छुपा दिए जाते थे। उसमें खास तौर पे था कि आप मौखिक हिंसा करते हैं, शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, आप अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे आप रंग को दिखाकर कर रहे हो, उसके कद को दिखाकर कह रहे हैं कि ठिगनी हो, काली हो, या गाली गलौज करना, डायन कहना, उल्टा कहना, इन चीज़ों को शामिल किया गया। जहाँ पर कमाने वाली औरत थी, अगर वो कमाकर आती है और उनके पैसे पर भी घर में बैठे हुए पुरुष अधिकार जमाते हैं, छीनते हैं, जबरदस्ती उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आर्थिक हिंसा की भी बात आई या बेदखल करने की बात होने लगी प्रॉपर्टी से, तो आर्थिक हिंसा भी घर के अंदर हो रही थी। उसके अलावा जो आपके भावनात्मक हिंसा थी जिसमें कई तरह की बात होने लगी थी कि आपको इग्नोर करना, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपके एक को रहते हुए वो घर के बाहर कहीं और अपने मनोरंजन का साधन जुटाए लेकिन औरतों को उनकी बराबरी का हक नहीं दें, या उनकी जो यौनिक अधिकार हैं औरतों के, कब उनको बच्चे चाहिए, कब बच्चे नहीं चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना, इन जैसे अधिकारों पर पाबंदी थी औरतों की। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें कई तरह के लांछन लगाए जाते थे, उन पर आरोप लगते थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें, शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, आर्थिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा, इन सारे को जगह दिया गया घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 में। और सबसे बड़ी बात है कि ये साझी गिरस्ती का कानून है। इस कानून के सहारा लेने में कोई भी औरत को ये नहीं है कि वो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, वो उसी साझी गृहस्थी में रहेंगी और वहीं उनकी सुनवाई भी होगी और उनका पूरा निगरानी होगा, मॉनिटरिंग होगी पूरी। तो ये एक तरीके से जो पहले होता था कि लोग कहते थे कि 498 कर लिया दहेज के लिए, तो वहाँ पे घर टूटने की बात होती थी या फिर हम डिवोर्स की बात करते थे। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम ने साफ किया कि भाई आप साझी गृहस्थी में रहकर रास्ता कैसे निकले कि इन तरह की हिंसा को हम संबोधित भी करें, दूर भी हो, और जो साथ में रहने वाला साथी है और दूसरे रिश्तेदार हैं वो भी औरतों की इज्जत करना सीखे और उनके अधिकार को का संरक्षण करें। एक बात और, ये बड़ी चीज़ है। उसमें उन लोग को, जैसे अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको कोई दिक्कत हो रही है या उसके पास छोटे बच्चे हैं या और भी बच्चे हैं, तो उसको पति के सैलरी से उसके अकाउंट में पैसा भी देने का प्रावधान है। उसकी प्रॉपर्टी में भी पत्नी को सब कुछ देने का अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बना, ये बहुत ही अच्छा एक्ट बना, मतलब महिलाओं का। तो इसमें महिलाएं उसी घर में रह के
अपने सम्मान के साथ उनको उतना पैसा भी मिल जाता है और वो लड़ाई लड़ सकती हैं और सम्मान के साथ जिंदगी जी सकती हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार मिला। बिल्कुल, आवास का अधिकार जो दोनों हमारी मेहमान कह रही हैं वो दरअसल आवास का अधिकार है, यानी आप शिकायत भी कर सकते हैं और उसी छत के नीचे एक हिस्से में आपको रहने का अधिकार है। और जो मधु श्रीवास्तव जी जिक्र कर रही हैं, यानी आपका मेंटेनेंस, आपका जीवन का लाइफस्टाइल जो शिकायत करने से पहले था, वही शिकायत करने के बाद भी आप वो मेंटेन जो है वो कराने की जिम्मेदारी या उसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो आपके पति या आपके ससुराल पक्ष के लोगों पर होगी। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा कानून में कोई भी शिकायत कर सकता है, यानी आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, ये सब जो है ये शिकायत कर सकते हैं। यूएन ने भी, संयुक्त राष्ट्र ने भी कोविड के दौरान 2021 में जो सर्वे किया था उसमें ये पाया गया कि 45% महिलाओं ने कहा कि हमारे खिलाफ जो घरेलू हिंसा है वो बड़ी है। 10 में से 6 औरतों ने कहा कि पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगहों पर जो सेक्सुअल हैरासमेंट, यौनिक हिंसा होती है वो बदतर हुई, यानी हालात जो हैं वो बदतर हुए हैं। तो यानी कोई भी किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है, किसी भी तरह की अगर महामारी आती है तो उसका पहला शिकार जो है वो औरतें भी बनती हैं। ये आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में भी दिखाई देगी, बाल विवाह के मामलों में भी दिखाई देगी, जिसका जिक्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस भी करता है। मधु जी, आप ही से सवाल है कि आप चूंकि पटना हाईकोर्ट में हैं, आपसे महिलाएं रूबरू होती होंगी, आप सिविल सोसाइटी फोरम भी चलाती हैं, महिलाओं का किस तरीके का रुख होता है इन कानूनों के इस्तेमाल में? मतलब उनमें क्या बहुत वो झिझक होती है या वो स्वतंत्र रूप से इसका इस्तेमाल करती है? ये बहुत सही है कि कानून तो सही में बहुत अच्छे बन गए हैं महिलाओं में, और बहुत सी महिलाएं कानून का उपयोग कर भी रही हैं, मतलब ले भी रही है हेल्प, लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं झिझकती हैं। उनको लगता है कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरे पति और नाराज हो जाएंगे या बाहर कर देंगे, या फिर हम बच्चे को लेके, और हाँ, अब पढ़ी लिखी लड़कियां तो और भी ज्यादा बताती तक नहीं है कि ऑफिस में उनके साथ क्या हुआ, या वो मतलब सास भी गुस्सा हो जाएंगे कि कल से ऑफिस जाना बंद कर दो, हस्बैंड बोलेंगे चलो घर में रहो। इस तरह से वो बेचारी बता भी नहीं पाती है कि सेल्फ डिपेंड होना भी चाहती है, लेकिन इज्जत के मारे कुछ नहीं बोलती है और उनके साथ और बुरा हो जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है, बहुत सहन करती है, मतलब जैसे बताई अभी सहना जी ने भी कि बोल के, ताना दे के, उनको इतना ताना दिया जाता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं बताती है कि उनके साथ क्या घटना घट रहा है। और पति मतलब मारपीट करना ही तो एक हिंसा नहीं है, उनको इतना मेंटली मतलब परेशान किया जाता है कि वो अपसेट हो जाती है पढ़ी लिखी लड़कियां, और वो इज्जत के मारे कभी कितनी बार मेरे पास आती है, कहती है नहीं मधु जी छोड़ दीजिए, ऐसे समझा दीजिए, कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हस्बैंड फिर नहीं रखेंगे, फिर और मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, फिर हम कैसे बच्चे को बड़ा करेंगे, पैसा से ही तो नहीं होगा, एक मतलब सम्मान भी चाहिए, समाज में स्टेटस भी चाहिए। और अभी भी हम लोग का समाज या जो भी कहे कि एक डाइवोर्सी लड़की को या जो अपने हस्बैंड से अलग रहती है उसको लेके अभी भी उन लोग का मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रेस्टीज की बात आ जाती है महिलाओं में कि वो थोड़ा प्रेस्टीज के चलते अभी भी खुल के नहीं बताती हैं, मतलब खुल के कोर्ट में कोई कंप्लेन नहीं करती हैं। हमारी जो पुरानी बहुत सी कहावतें प्रचलित है, यानी डोली मायके से निकलेगी और अर्थी ससुराल से निकलेगी, और लड़की जो होती है वो बाप की टोपी होती है, यानी उसका जो इज्जत है वो लड़की है। लेकिन ये दरअसल बहुत तरह की हिंसा है और इस हिंसा को चिन्हित करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। शाइना, आप 14 से 18 साल की बच्चियों के बीच में काम करती हैं, वहाँ पर किस तरह की हिंसा के मसले, क्योंकि वहाँ पे दुष्कर्म का भी मसला है, माहवारी का भी मसला है, अपने शरीर को जानने का भी मसला है, तो वहाँ पर किस तरीके के? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पूरे किशोरावस्था में जो लड़कियाँ आई हैं और जो लड़के आए हैं उनको तैयार करें, क्योंकि जिस हम हिंसा को मिटाने की बात कर रहे हैं उनके जगह ज़रूरी है कि ये पूरा जो एज है ना, इस एज को, इस जनरेशन को तैयार किया जाए। लड़कियों के साथ जो हिंसा हो रही है उस हिंसा में वो घर से जो शुरुआत है उनके हिंसा की, चाहे भेदभाव की शुरुआत है, खान पान की भेदभाव की बात करें, व्यवहार में जो होता है, मिठास है, दुलार है, प्यार है, अपना तो है, वो कमी उनको महसूस होती है। खुद के शरीर के बारे में ना जानना, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को एक बंद बक्सा बनाया है और जिसको पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया वो है उसका शरीर। तो खुद के शरीर से अनअवेयर रहना,
और वही उसी का एक हिस्सा होता है कि माहवारी जैसी अच्छी चीज़ों को, पवित्र चीज़ जिससे दुनिया चलती है, उसको शुरू से बता दिया जाता है कि ये अपवित्र है। तो खुद के शरीर से नफरत करना या प्यार नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर इसी शरीर को छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। यही मन जो है वो रोज़ स्कूल जाने के रास्ते छेड़खानी होती है, या जब घर में बात शादी की होती है, बाल विवाह की होती है, और जब उसका शरीर और मन दोनों तैयार नहीं होता तो वहाँ पे उसको सहना होता है। शरीर थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि आप स्कूल छोड़ के घर बैठा देते हैं, वही बच्ची खेत जाकर खेत से धान की उठा लाएगी पूरी बंडल, लेकिन उसी को स्कूल भेजेंगे नहीं क्योंकि वो छेड़खानी का शिकार होती है। तो पढ़ाई छूटना, उसके मन का नहीं होने देना। गांव में लड़कियों के लिए खेलने का मैदान नहीं है, खेलने के लिए कुछ नहीं होता उनके लिए, उनको घर के अंदर ही आज भी वही चूल्हे चौके और गुड्डे गुड़ियों से खेलना होता है। तो जाहिर तौर पर ये सारे हिंसा हैं, और जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे, ये पूरी मानसिक दास्ता की तरफ बढ़ जाती है। जब चुप रहना, घुटना, शांत रहना, किसी से नहीं बोलना, उदास रहना, और एक ऐसा सपना देखना जिसको ऐसा लगता है कि देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो पूरा होगा ही नहीं। तो ये होता है 8वीं क्लास तक जाते जाते लड़कियां जो है एक ढर्रे पे, सांचे पे ढलने लगती, उनके साथ लगातार इस तरीके से हिंसा होती है, और जो आगे के जीवन के क्रम में भी उनके साथ लगातार चलती है। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि पूरी जो कि हमारी पूरी सिस्टम जो है, किसी पुरुष को हम नहीं कहते इसमें कि आप दोषी हो, लेकिन ये पूरी सोच का मसला है कि जो पूरी पितृसत्तात्मक सोच है उसी में हमारे सारे साथी हैं, और उसी में हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, टीचर हैं, पिता हैं, भाई हैं, सब हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब चूँकि देखिए बिहार सरकार की बहुत अच्छी एक बात है कि हम यहाँ पे बाल विवाह को के लिए बहुत कठोर कानून बने हुए हैं और लागू हैं, लेकिन क्या अब है, टीचर कहते हैं बच्चियों को, अभी बच्चियों ने मुझे 2-3 जगह यही शिकायत की, पढ़े के क्या करेगी रे, चूल्हे न भूकना है तुमको, तो क्यों रोज स्कूल आके समय बर्बाद करती है। तो मनोबल गिराना, कोई शिक्षक अगर ऐसे कहते हैं बच्चियों को कि क्या करेगी, नाम लिख के दे देना प्राइवेट से मैट्रिक का एग्जाम, तो ये मनोबल गिराना ये भी हिंसा है ना, कि आप उसको उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हैं। जब आपके पास कानून है, नीति है, नियम है, सरकार प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, लेकिन समाज का सोच कहाँ है, समाज का सोच कहाँ है। और दरअसल ये बात समझनी हम लोग को चाहिए कि हिंसा के प्रति जब हम जागरूक करते हैं तो सिर्फ लड़कियों को ही जागरूक नहीं करना है, बल्कि लड़कों को भी बताना है कि तुम दूसरे के खिलाफ हिंसा कर रहे हो। दरअसल हमको लगता है शाइना, एक बड़ी बात यह है कि हम हिंसा को चिन्हित ही नहीं कर पाते। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि औरतों के साथ हिंसा होती रहती है, उनको रसोई में खपाया जाता है लंबे लंबे आवर्स तक, लेकिन उनको पहचान ही नहीं होती कि दरअसल मेरे अधिकार एक मनुष्य के तौर पर भी क्या है। मधु जी, आप क्या? हाँ जी, बहुत सही बोली कि उन लोगों को पहचान ही नहीं है कि क्या होता है। लड़कों को भी मतलब जागरूक करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में एक मोरल साइंस पढ़ाया जाता था। अब ना मोरल साइंस का ये सब्जेक्ट खत्म हो गया स्कूल में, सोशल साइंस आ गया। और जैसे आज जो लड़के लड़कियों के साथ कर रहे हैं, चाहे पिक्चर देख के, टीवी देख के, या मतलब यूट्यूब से, जैसे भी हो, तो इसमें अगर स्कूल में बच्चे को अगर घर से ही मतलब पेरेंट्स अगर अपने जैसे बेटी की परवरिश करते हैं वैसे बेटे की परवरिश करके अगर उनको शुरू से सिखाएं कि कैसे बच्चियों का सम्मान करते हैं, जिस तरह से तुम अपनी बहन का, अपनी माँ का इज्जत करते हो, वैसे ही दूसरे समाज में, सोसाइटी में लड़कियां हैं, वैसे ही माँ है, बहन है। तो स्कूल और घर दोनों जगह इन लोगों को ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बचपन हिंसा रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की नहीं है बल्कि लड़कों की भी है और पूरे समाज की है। उसका एक आर्थिक पहलू भी है। अगर आप लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकेंगे तो लड़कियां आर्थिक जो सर्किल है, इकोनॉमिक सर्किल है, उसमें ज़्यादा आएंगी और आपका देश, आपका समाज जो है वो संपन्न होगा। ये तमाम सर्वे कहते हैं। तो हिंसा को रोकना बहुत ज़रूरी है एक खुशहाल जीवन के लिए। अगर आप पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, तो बच्चियों के खिलाफ हिंसा नहीं कीजिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं कीजिए। और महिलाओं को भी अपने खिलाफ हो रही हिंसा को चिन्हित करके उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक दिन में हिंसा मिट जाएगी, लेकिन ये एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है जिसका चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों इसमें एक चीज़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है सिटू, कि महिला अधिकार या महिला हिंसा उन्मूलन की बात जो है वो मानवाधिकार की ही बात है, कोई अलग नई बात हम नहीं कह रहे। मैंने पहले ही कहा कि मानवाधिकार की ही बात, महिला हिंसा का छोर ही मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। आप दोनों इस कार्यक्रम में आया, बहुत ही अच्छी बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।